वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी यादव। बच्चों, जैसा कि आप देखा होगा आज सीडीएस का पेपर हो रहा है और इंग्लिश का पेपर हो चुका है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका पेपर आया है वो किस तरह का इस बार पेपर की सेटिंग हुई है। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे पेपर दिए हैं या जो आगे देंगे, ये ध्यान रखें कि जो आपने देखा होगा कि सीडीएस का पेपर है 120 क्वेश्चन पूछा है, 120 क्वेश्चन का सेट है पूरा, और इन्होंने 120 क्वेश्चन में ऐसा इंग्लिश का कोई भी सेक्शन है जहां से क्वेश्चन न पूछा हो, यानी सारी चीज़ों को इन्होंने आपने देखा होगा कि ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर में फिल इन दी ब्लैंक और स्पॉटिंग एरर जिसको कॉमन एरर कहते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आया है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्होंने रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पर दिया है क्वेश्चन, मतलब कि वर्ड दिया है उसको अंडरलाइन किया है और उसमें ये कहा है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, आपने देखा होगा कि इंग्लिश का जो सेक्शन है हमारा सीडीएस का, अगर आप ध्यान दें तो पेपर का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। आपका पहला सेक्शन है ग्रामर का। जो ग्रामर का सेक्शन है बच्चों, आपने देखा होगा कि ग्रामर में इन्होंने क्या पूछा है, पहला स्पॉटिंग एरर से भी क्वेश्चन आया है, स्पॉटिंग एरर, राइट, स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है। इसके बाद है बच्चों आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स के बाद बच्चों आपका है इसमें रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां से क्वेश्चन पूछा है। स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक्स, रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर से लगभग सारी चीज़ों पर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी सेक्शन को छोड़ा नहीं गया है। इसके बाद फिर बच्चों आपने देखा होगा कि आपका जो सेक्शन है वर्ड पावर का जो सेक्शन है उसमें क्या है बच्चों, वर्ड पावर में आपने देखा है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बोलो इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसके बाद है वन वर्ड, इसके बाद मिस स्पेल्ड यानी कोई भी चीजें इस बार छुट्टी नहीं है। इसके बाद फिर आपका क्या है, पैसेज है बच्चों। इसके बाद फिर आपका क्या है, क्लोज टेस्ट है। इसके बाद फिर क्या है बच्चों, सेंटेंस अरेंजमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, आपने देखा होगा कि सीडीएस के में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 120 है, 120 क्वेश्चन का पूरा सेट है बच्चों, और इसमें हर चीज को पूरे भरपूर मात्रा में पूछा गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। ग्रामर से भी क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर का भी आया है, फिल इन दी ब्लैंक आया है, रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी वर्ड दिया गया है और ये पूछा गया है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, राइट, इससे है। उसके बाद फिर वर्ड पावर में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह पूछा गया है। इसके बाद फिर बच्चों आपका है पैसेज है, उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट है, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपने देखा होगा कि सीडीएस का जो पेपर आज इंग्लिश का पेपर हो चुका है, और ये मेरे हाथ में पेपर है सेट बी में मैं देख रहा हूँ बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, जिसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इन्होंने क्या किया हो, छोड़ा हो। लगभग सारी चीजों को इन्होंने पूछा है। स्पेलिंग मिस्टेक है यानी मिस स्पेल जिसको कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से भी क्वेश्चन आया है, और इसके बाद आपका आया है इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद फिर आपका आया है फिल इन दी ब्लैंक्स आया है बच्चों। इसके बाद फिर फिल इन दी ब्लैंक के बाद फिर आपका है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस यानी PQRS। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों जो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस है PQRS ये अलग से पूछा है, और ये अलग से पूछा है। उसके बाद फिर इन्होंने पूछा है यहाँ पर
ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन, PQRS से क्वेश्चन पूछा है, भरपूर मात्रा में क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आपका है क्लोज टेस्ट, क्लोज कंपोजिशन यानी क्लोज टेस्ट को भी पूछा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रामर का कोई भी सेक्शन इन्होंने छोड़ा नहीं है, लगभग सारे सेक्शन को इन्होंने क्या किया है, कवर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर पैसेज भी है बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, यानी दो पैसेज भी पूछे गए हैं, राइट। तो कोई भी सेक्शन बच्चों छूटा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्रामर जो आप, पहली बात तो ये है बच्चों, जब आप CTS की तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। दोनों चीज़ों का मतलब ये है कि ग्रामर और नॉन ग्रामर, जैसे जो नॉन ग्रामर का सेक्शन है उस पर भी आपको फोकस करना है, और उसके बाद जो ग्रामर का सेक्शन है उस पर भी बच्चों आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि 50-50 का रेशियो मैं देख रहा हूँ कि पूरे पेपर के दौरान 50% लगभग ग्रामर का सेक्शन है और 50% नॉन ग्रामर का सेक्शन है। नॉन ग्रामर का मतलब जिससे पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, और आपका ये क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आप तैयारी करिए, तो तैयारी करने का जो आप एक राइट अप्रोच है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर यानी राइट डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है। हालांकि पेपर जो इस बार आया है बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत आप इसको इजी भी नहीं कर सकते हो और बहुत इसको आप हार्ड भी नहीं कर सकते। एकदम मीडियम लेवल का पेपर है, और अगर आप इसमें चाहेंगे, अगर जो बच्चों ने ग्रामर वगैरह अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, उनकी मेरे ख्याल से इस बार मेरिट में उनका नाम, उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ग्रामर से जो क्वेश्चन है, जिसे हमने देखा कि रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो बहुत ही आसान पूछा है, फिल इन द ब्लैंक से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम बच्चों आपके सामने अभी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो मैंने ये देखा है कि जो आप इंग्लिश का सेट है, इंग्लिश का सेट में जो कवरेज है, ये ग्रामर का, वर्ड पावर का, पैसेज का, क्लोज टेस्ट का, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट का, आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में इन्होंने किसी भी सेक्शन को छोड़ा नहीं है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके पहले एनडीए का एग्जाम हुआ था, एनडीए के एग्जाम में काफ़ी चीज़ें छोड़ दी गई थी, जिससे पैसेज वगैरह नहीं पूछा गया था, लेकिन ऐसा सीडीएस में नहीं हुआ। सीडीएस में हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ सेक्शन को आपके सामने रख रहे हैं, कहाँ से एक एक सेक्शन को मैं लूँगा जो है, तो ये सेक्शन सेट बी जो है आपका, आज सेट बी से हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। अब पहला सेक्शन हम ले रहे हैं, सेट बी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये सेट बी का सलूशन मैं कराने जा रहा हूँ। ये बुकलेट जो है क्या है, टेस्ट बुकलेट, इंग्लिश टेस्ट बुकलेट सीरीज सेट बी है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सेट बी का क्वेश्चन है। तो सेट बी में हम ले रहे हैं बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच, हेडिंग ऊपर पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ले रहे हैं क्वेश्चन 21 से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सेट बी का क्वेश्चन है वो 21 से 30 तक है, यानी 10 क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो पूछा गया है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्शंस क्या है बच्चों, इसमें लिखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ वर्ड और फ्रेजेस अंडरलाइंड, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच the underlined word each, indicate your response on the answer sheet accordingly, right। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से 30 को हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो 21 में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, all the pilgrims rested for a while under the
बनियान ट्री, राइट। तो अंडर जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, बिलो, अंडर, एबव, ये क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रेपोजिशन होता है। तो जो 21 का आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? सी होगा। ये यहाँ पर अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है। बोलिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या है? द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी। अब यहाँ पर स्टैच्यू जो है बच्चों, यहाँ पर ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा, राइट। इसके बाद है 23, दिस इज हिज पेन। यहाँ पर बच्चों कह रहा है 23 में दिस इज हिज पेन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस इज हिज पेन जो दे रहा है, दिस इज हिज पेन, राइट। तो यहाँ पर हिज के बाद देखिए पेन नाउन लगा हुआ है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है बच्चों? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए 23 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर जो हिज है वो किसका काम कर रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज के बाद भी अगर नाउन आता है, या जैसे माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर के बाद अगर नाउन आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर तो 23 का राइट आंसर बी होगा। इसके बाद आइए 24, क्या है? व्हेन पीपल फाउंड दैट द ज्वेल्स वाज इन रिकॉर्ड ऑफ रहीम, दे गेव इट हिम। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों? यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन है, यहाँ पर इट क्या है? प्रोनाउन है। तो 24 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 24 का आंसर क्या होगा बच्चों? ए होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आता है बच्चों, यहाँ पर क्या है? इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। इसके बाद क्या रहा? पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, और इसके बाद क्या कर रहा है? दी वर्ब। तो यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों, इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? 25 का जो आंसर होगा बच्चों, जैसे आपने देखा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या होता है? अब यहाँ पर जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, राइट। और यहाँ पर दो, लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझना है। यहाँ पर ए में क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा में क्या है? बी में क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, सी में क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, और डी में क्या है? वर्ब। तो ध्यान रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन तो होगा नहीं, वर्ब तो होगा नहीं। अब बात आती है ए और सी में, पर्सनल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर 24 का जो आंसर होगा बच्चों वो सी होगा। 25 का जो आंसर होगा सी होगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन। 25 का आंसर सी। इसके बाद है द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर वेरी बच्चों क्या है? एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल का। इसलिए 26 में क्या होगा बच्चों? एडवर्ब होगा। यहाँ पर वेरी क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसलिए 26 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। इसके बाद फिर बच्चों दिया है दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है? दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ये प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और यहाँ पर देखिए दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। तो यहाँ पर चूंकि दिस के बाद नाउन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर दिस जो है वो एडजेक्टिव बन गया है। क्या बन गया है? दिस यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया है। इसलिए क्या होगा? 27 का राइट आंसर बी होगा बच्चों। बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे यानी बी होगा। 27 का आंसर बी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर दिस एडजेक्टिव है। इसके बाद फिर कह रहा है आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ ए में कह रहा है नाउन, बी में कह रहा प्रोनाउन, सी में कह रहा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रीपोजिशन और डी में कह रहा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बच्चों 28 में आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसलिए 28 का क्या होगा? 28 का बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे होगा। इसके बाद फिर क्या है? 29 में क्या है? द एंड्स फॉर द वेस्ट। द एंड फॉर द वेस्ट, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फॉर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों। 29 का क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा, बी। 29 का बी आंसर। इसके बाद 30 नंबर में क्या है बच्चों? आई कैन हार्डली बिलीव इट। आई कैन हार्डली बिलीव इट, तो यहाँ पर हार्डली बच्चों क्या है? हार्डली जो है एडवर्ब है। यहाँ पर हार्डली क्या है? आपका एडवर्ब है। हार्डली क्या है बच्चों? यहाँ पर एडवर्ब है। आई कैन हार्डली बिलीव इट, तो यहाँ पर जो हार्डली है वो क्या है? एडवर्ब है। यानी 30 का जो आंसर होगा सी होगा। ये यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब आइए बच्चों, इसके बाद फिर अभी हम ग्रामर वाला सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रामर का सेक्शन ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, अब हम ले रहे हैं बच्चों फिल इन दी ब्लैंक्स को ले रहे हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या है? अब हम ले रहे हैं कौन सा पार्ट? फिल इन दी ब्लैंक का। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो है कहां से कहां तक है बच्चों? फिल इन दी ब्लैंक का पार्ट है 61 से 70 तक का वो क्वेश्चन है, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स का है। अब यहां से हम शुरू करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? यहाँ पर कह रहा है इफ आई, उसके बाद दिया है डॉट डॉट यानी समथिंग समथिंग अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। कह रहा है इफ आई समथिंग समथिंग अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। तो ये बच्चों जो 61 क्वेश्चन है आपने देखा होगा, ये 61 जो आपका क्वेश्चन है ये कंडीशनल का है। किसका है? कंडीशनल का है। और कंडीशनल में बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कंडीशनल में 4 कंडीशन होती है। कंडीशनल में क्या होती है? अगर हम इसको ऐसे करें, इफ क्लास होती है बच्चों, इफ क्लास और आपका क्या होता है? मेन क्लास होता है। इफ क्लास और मेन क्लास। तो इफ क्लास में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऐसा दिया है इफ इट रेन्स, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? वी वुड प्ले फुटबॉल। बोलो फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये बोला फ्यूचर में जाएगा। यदि बारिश होगी तो हम फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट में है, तो अब ये यहाँ पर कुड नहीं होगा, यहाँ पर वी विल या शैल भी कर सकते हैं, वी विल प्ले फुटबॉल, राइट? ये कंडीशन की पहली केस। दूसरी क्या है? अगर आपने बोला इफ इट हैड रेन, इफ इट हैड रेन, तो क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे वी वुड प्ले फुटबॉल। बोलो बच्चों क्या है? इफ इट रेन्स वी विल प्ले फुटबॉल। दूसरा कह रहा है इफ इट हैड रेन्ड वी वुड प्ले फुटबॉल। यानी यहाँ पर जब प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पर विल रहता है। जब यहाँ पर क्या हो गया? इफ इट हैड अगर कर दोगे, अब अभी भी ये गलत है, अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है? कि वुड कब आता है? वुड हमारा आता है इफ इट रेन्ड जब बोलोगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको, हमने यहाँ प्रेजेंट यूज किया, इफ इट रेन्स वी विल प्ले फुटबॉल। अगर ये प्रेजेंट में रहेगा तो यहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये पास्ट हो जाएगा, इफ इट रेन्ड, तो विल का क्या हो जाएगा? यहाँ पर वुड हो जाएगा। बोलो बच्चों, विल का अब क्या हो गया? यहाँ पर विल का वुड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे बोले
इट हैड रेन्ड, बोलिए इफ इट हैड रेन्ड तो हम क्या बोलते हैं, वी वुड हैव प्लेड क्या, फुटबॉल। बोलो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब ये प्रेजेंट था तो विल, जब ये पास्ट हो गया तो वुड, जब ये मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, इफ इट हैड रेन तो हम क्या करते हैं, वुड प्लस हैव प्लस वीथी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब वुड हैव आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशनल की केस होती है, राइट। कंडीशनल सेंटेंस में आप लोग इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है इफ आई, उसके बाद दिया है समथिंग समथिंग यानी डॉट डॉट अ गुड मैच, आई वुड हैव गॉट मैरिड, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा कह रहा है आई वुड हैव गॉट मैरिड, आई वुड हैव गॉट मैरिड दे रहा है उधर। तो इसका मतलब ये है कि जब इधर वुड हैव प्लस वी3 आ रहा है तो इधर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। बोलो पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो क्या होगा, इफ आई हैड फाउंड अ गुड मैच, आई वुड हैव गॉट मैरिड। इसका मतलब 61 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 61 का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, आपका ए आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उधर वुड हैव प्लस गॉट दिया है, यानी वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है। इसका मतलब कि इधर जो है इफ वाली क्लास पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो 61 का जो आंसर है फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन का 61 का आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है 62। 62 में कह रहा है कि द लेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक केस ये भी होती है कि वन ऑफ के बाद पहली बात नाउन या प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो मेंबर्स तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द लेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कमेटी। वन ऑफ द टॉप 10। अब आप कह रहे हैं वन ऑफ द टॉप 10 मोर पावरफुल मेंबर्स की मोस्ट पावरफुल मेंबर की मोस्ट पावरफुल मेंबर की मोस्ट मोर पावरफुल मेंबर। तो वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मेंबर, यानी राइट आंसर 62 का बी होगा। 62 का बी आंसर होगा। बोलिए 62 का क्या होगा, बी आंसर होगा, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स। इसके बाद आइए 63। 63 में क्या होगा बच्चों, 63 में When I visited the village nearby the city, I क्योंकि पास्ट लैंग्वेज यूज कर रहा है इसलिए I came across many water body insect। बोलो तो 63 का क्या होगा, I came across many water body insect होगा। ठीक है, इसके बाद आइए यानी 63 का ए आंसर होगा, 63 का ए। इसके बाद फिर आइए, अच्छा 63 में जो है केम क्रॉस का मतलब अचानक मिल जाने की सेंस में बोल रहा है। यहाँ पर कम क्रॉस नहीं होगा क्योंकि घटना स्टार्टिंग जो सेंटेंस कर रहा है वो पास्ट से कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए बच्चों, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट एंड ही इज राइट। तो ब्रोक दिया है, ब्रोकन दिया है, डिस्क्रेडिटेड दिया है, डिफंक्ट दिया है, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट एंड ही इज ब्रोकन। राइट आंसर क्या होगा इसका, अब ब्रोकन होगा। ठीक है, तो एंड ही इज ब्रोकन। ठीक है, इसके बाद फिर आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 65। 65 में दिया है ही डॉट डॉट वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है क्या कि यहाँ पर जो घटना दे रहा है वो वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक प्रकार से कर सकते हैं नरेशन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको कह सकते हैं। और
वेदर और आर वाले केस में जब वेदर या इफ से हम जोड़ते हैं तो उसके पहले जनरली आस्क्ड का प्रयोग होता है। तो 65 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ही आस्क्ड वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। तो 65 का राइट आंसर डी होगा। 65 का राइट आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 66 में क्या कह रहा है बच्चों? आई फेयरवेल टू ऑल माई कोर्स मेट लास्ट ईयर। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 66 का ए आंसर होगा। 66 का क्या होगा? ए आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा 66 का ए। इसके बाद ज्यादातर बच्चों देख रहे हैं कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है 68 में? आइए अब यहां पर 68 में क्या कह रहा है? अ स्पीच इज अ उसके बाद एड्रेस डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस दैट सीक्स टू कन्वीनियंस परsuade इंस्पायर और inform, right? A speech is a ... address delivered to an audience that seek to convenience, persuade, inspire or inform. तो क्या होगा? A speech is formal, informal, humorous, political. बोलिए, a speech is a फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा कि ह्यूमरस होगा कि पॉलिटिकल होगा? बोलिए। तो यहाँ पर 68 का जो आंसर होगा बच्चों, स्पीच इज ए पॉलिटिकल एड्रेस डिलीवर्ड टू द ऑडियंस को कह रहा है, श्रोता को कह रहा है। बोलिए। तो ऑडियंस दैट सीक टू कन्वीनियंस परsuade का राजी करना, इंस्पायर प्रेरणा या इन्फॉर्म, राइट? तो स्पीच इज अब फॉर्मल एड्रेस यहां पर किस में लगाएंगे? 68 का ए आंसर होगा। 68 का ए आंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर आइए आप लोग क्या है 69 में क्या कह रहा है बच्चों? ऑल दैट उसके बाद ... इज नॉट गोल्ड। तो बच्चों ये आप लोग जानते होंगे कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। बोलो भाई, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑल दैट ग्लिटर्स होता है। तो राइट 69 का जो राइट आंसर है वो बी फॉर बॉम्बे है। 69 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ग्लिटर में यस लगेगा। बोलिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बोलो बच्चों। तो 69 का जो आंसर होगा, 69 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो 69 का आंसर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, इसके बाद फिर आपका आता है यहां पर ऑर्डर ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो और भी क्वेश्चन है हम पूरा टोटल 120 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। टोटल हम 120 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अब जो इसके बाद आएगा बच्चों, इसके बाद के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम समाप्त हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे की वीडियो जो बनेगी तो इसके बाद के क्वेश्चन को हम लेंगे। आज बच्चों हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम पूरा 120 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराएंगे। लेकिन अभी चूंकि टाइम हो गया है इसलिए आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। जय हिंद।